जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो ये वीडियो पूरा डेडिकेट होने वाला है एमबीए का फॉर्म भरना, हमारा सीयूटी पीजी का स्टेप बाय स्टेप, जिसमें एक भी गलती हमारी ना हो। शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे फॉर्म भरना है तुमको सारी चीजें इस वीडियो में पता लग जाएंगी। इवन मैं तुमको ये भी समझा दूंगा कि भैया ओबीसी एनसीएल अगर आप कैटेगरी के आते हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हो, या अगर एससी एसटी कैटेगरी के आते हो, या जनरल कैटेगरी के आते हो, तो तुमको फॉर्म भरते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, तो मैं वो चीजें अपलोड करके भी तुमको दिखा दूंगा यहाँ पे और समझा दूंगा। ठीक है, ये वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना अगर तुम सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम तैयारी में सीरियस हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं तुमको 2024 के, 2023 के एंड 2022 के ऑफिशियल वाले पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में आपको सिलेबस भी ऑफिशियल वाला प्रोवाइड करा दूंगा 2025 का अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, तो पीवाईक्यू और सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, पर वो वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस का इतना फोकस लेवल नहीं होता कि वो लोग इतना देर तक टिक पाए, तो जो लास्ट तक टिकेंगे आपको वो चीजें मिल जाएंगी, पीवाईक्यू एंड सिलेबस। ठीक है, तो अब हमको एमबीए का फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। मुझे मालूम है वीडियो में काफी लेट बना रहा हूं, लेकिन मेरा इसका कारण ये था, बीएचयू अब तक अपडेट नहीं हुआ था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था एक बार बीएचयू अपडेट हो जाए, क्योंकि अगर बीएचयू एमबीए का कोड चेंज कर देता, जो कि बीएचयू ने कर दिया इस साल। बीएचयू ने अपने एमबीए के जो कोड था वो पिछले साल 2000 सीओक्यूपी 11 था, इस बार वो सीओक्यूपी 12 कर दिया गया है। तो मैं चाह रहा था एक बार बीएचयू आ जाए, सब चीजें ऑफिशियली क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं। तो फाइनली बीएचयू आ चुका है। एंड अब आपको एमबीए का पेपर कोड जानना है, तो आपको कहीं से भी एमबीए करना है, आपको उसके लिए कौन सा पेपर देना पड़ेगा? सीओक्यूपी 12 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। चलो जल्दी शुरू करते हैं अपन लोग कि हमारा एमबीए का स्टेप बाय स्टेप। एक और चीज, मैंने यहाँ पे सारी चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है सारी चीजें, क्योंकि अगर मैं गूगल में आपके सामने फॉर्म भरूंगा तो ये जो वीडियो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब में कोई चीज लाइव किसी की जानकारी भरते हैं तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए मैंने सारा फॉर्म भर के रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, एंड उनको स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे तो तुम्हारे से एक भी गलती नहीं हो सकती। बस हाँ, तुमको 4-5 मिनट शांति से एक जगह बैठ के बातों को सुनना है, उसके बाद तुम्हारी फॉर्म भरने में गलती नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तुमको और भी कुछ चीजें समझा दूंगा जिसमें गलती तुमको नहीं करनी है। अब अपन आ जाते हैं सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि हमारे सीयूटी पीजीएनटी है। ये आप देख सकते हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आके हमको फॉर्म भरना हुआ है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से हमको आके फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। आप जब अपने आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके ईमेल में एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जो आप रजिस्टर करोगे। आप जैसे ही एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड बन जाएगा, यहाँ पे आपको ईमेल में जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपने जो अपने पासवर्ड बनाया है उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं करूंगा ना, न्यू कैंडिडेट टू रजिस्टर, तो जैसे अपन जाएंगे यहाँ पे चीजें बताई हुई कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं, तुमको फॉर्म भरने के लिए 4 चीजें रखनी है। अपनी फोटो स्कैन रखना 200 केबी के अंदर, अपना सिग्नेचर, अपनी 10वीं की, अपनी 12वीं की, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। 10वीं 12वीं 11वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, बस उसको साथ में रखना, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, रोल नंबर, स्कूल का नाम, ये सब, तो वो सब तुमको चाहिए पड़ेगा। अपलोड करने के लिए तुमको क्या क्या चीजें लगेंगी? अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, तुमको अपना फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और अगर तुम ओबीसी कैटेगरी या ओबीसी एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से आते हो तो तुमको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमको चीजें रखनी है अपने साथ फॉर्म भरते वक्त। ये 4 चीजें हैं तुम्हारे पास, मोबाइल में इंटरनेट है, तुम आराम से फॉर्म भर लोगे। बस देखना कोई गलती मत करना, मैं सारी चीजें तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज आपको अपने साथ रखनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको अपने साथ क्या रखना है? अपनी फोटो रखना है जो कि आपके 200 केबी के अंदर हो, अपना सिग्नेचर रखना है जो आपके 30 केबी का अंदर हो। ठीक है, ये चीजें रखनी है, और उसी के साथ साथ तुमको 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन हो चुका है, अगर मान लो 6 सेमेस्टर में हो तो अपीयरिंग लिख देना कि अभी लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हो अपने ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो ये चीजें भरनी है। आप जैसे इसको पढ़ लोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, क्लिक टू प्रोसीड। आप जैसे क्लिक टू प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको बताया होगा कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना आधार कार्ड यूज करेंगे, पैन कार्ड यूज करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे चूज करोगे, भैया मैं अपना आधार कार्ड यूज कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अपना वाला आधार कार्ड ही देना है। ठीक है, मम्मी पापा का नहीं देना है, मम्मी पापा को थोड़ी सीयूटी देना है, सीयूटी तो तुमको देना है, तो अपना वाला आधार कार्ड यूज करना है। ठीक है, जैसे तुम अपना वाला आधार कार्ड यूज करोगे, तुमको अपना आधार नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे तुम अपना आधार नंबर डालोगे यहाँ पर, तुम्हारे आधार का जो वो वेरीफाइड मोबाइल नंबर है जो तुमने आधार से लिंक कराया था, उसमें एक ओटीपी जाएगा। जब आप ओटीपी फिल कर लोगे तब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। एक बार आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्या करना है, देखो वापस अपन वेबसाइट में चले जाते हैं, सीयूटी पीजी एनटीए, ये हमारी वेबसाइट आ गई, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब इसमें हर चीज के बारे में जानकारी दी हुई है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इसमें तुम पेज नंबर 60 में चले जाना चुपचाप। ठीक है, पेज नंबर 60 में चले जाना, एंड पेज नंबर 60 में तुमको यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक बताई हुई है। ये जैसे बताया हुआ है, ये हमारा फॉर्म भरने का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे करना है। अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे अपन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या था सर, कि हमको देखना है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपने बता दिया कि अपनी फोटो रखना है,
अपनी सिग्नेचर रखना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट रखना है, और ऐसे नीचे करके क्या करना है हमको, जाके क्लिक टू प्रोसीड कर देना है। जैसे आपने क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा सर, जैसा आपने बताया था कि या तो अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, या तो अपने एकेडमिक आईडी यूज कर सकते हैं, या डिजी लॉकर अकाउंट यूज कर सकते हैं, या तो कुछ भी यूज करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और क्लिक टू प्रोसीड कर दिया। जैसे ही मैं अपना आधार नंबर डालूंगा, मेरे मोबाइल में ओटीपी जाएगा, एंड ओटीपी जब मैं जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पे मुझे अपनी कुछ जानकारी भरनी पड़ेगी। जानकारी जैसे क्या, मेरा नाम क्या है, मेरे माता का नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना जो तुम्हारे क्लास 10th में है वो वाली भरनी है, ठीक है। उसमें तुम्हारी नेशनलिटी इंडियन ही होगी, भारतीय ही होगी, ठीक है। ईमेल एड्रेस अपना वाला भरना है, मोबाइल नंबर और कंफर्म ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना वाला भरना, क्योंकि एडिट में भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता। और तुम्हारा अभी से लेके आंसर की से लेके रिजल्ट से लेके जितना भी ओटीपी आना है, फलाना ठिकाना आना है, वो तुम्हारे ईमेल एड्रेस और मोबाइल पे आएगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपना ही भरना, ठीक है। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना। अपना आपको उसका एक आइडेंटिटी टाइप देना पड़ेगा, वही आधार कार्ड यूज कर लेना, ठीक है। आधार कार्ड यूज कर लेना अपना, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर डाल देना। फिर तुमको अपना वो देना पड़ेगा, लोकेशन। तो लोकेशन में आप कहाँ पे कौन से रहते हो, प्रीमाइसेस नंबर तुम्हारे घर का एड्रेस पूछ रहा है, जैसे EWS या HIG जो भी हो। अगर तुम गांव में हो तो तुम अपने गांव का नाम डाल देना, ठीक है। या तुम्हारे जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है ना, तो उसका नाम डाल देना, जो हमारे आसपास पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है। अपनी तुम कंट्री क्या है, हमारा प्यारा भारत, जो आपका राज्य हो वो डाल देना, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना और पिन कोड डाल देना। अगर तुम्हारा दोनों एड्रेस सेम है तो सेम कर देना। एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। करस्पॉन्डेंस मतलब जहां हम फिलहाल के लिए रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस वो होता है जहां पे हमारा हमेशा से हमारा पुश्तैनी घर रहा है, ठीक है। तो दोनों को तुम सेम कर देना, अलग अलग मत भरना, फालतू में दिमाग खराब होगा, ठीक है। फिर तुमको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है। पासवर्ड बनाते वक्त दो चीजें ध्यान रखना, पासवर्ड में आपका एक बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए, एक छोटा कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब एक बड़े अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम संस्कार है, तो तुम अपना पासवर्ड ऐसे बना लेना, ठीक है। एस को बड़ा लिखना, ANSKAR@123, ठीक है। ये पासवर्ड बना लेना। जैसे तुम्हारा नाम मान लो राहुल है, तो आर कैपिटल लिख के AHUL@123, ये पासवर्ड बना लेना तुम, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा सर, पासवर्ड बनाने के बाद तुमको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा स्कूल में क्या नाम था। ये हमसे क्यों पूछ रहा है, अगर तुम पासवर्ड भूल जाते हो तो तुमको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके तुम पासवर्ड अपना रिट्राइव कर सकते हो, वापस तुमको पासवर्ड तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ तुम जब सारी जानकारी भर ली तो एक बार चेक कर लेना सारी जानकारी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है, ठीक है। अपना नाम, खासकर अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सब चीज चेक कर लेना, क्योंकि तुम्हारा एडमिट कार्ड भी ईमेल एड्रेस में आएगा भाई, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस सबको चेक कर लेना। उसके बाद क्या करना, ये अगर तुम सब कुछ सही है तो ये पिन कोड डाल देना, और आगे चल के पिन कोड मतलब सिक्योरिटी पिन डाल देना और सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको एक बार बोलेगा एक बार देख लीजिए आपने क्या क्या भरा है। आपने अपना नाम ये भरा है, माता जी का नाम ये भरा है, पिताजी का नाम भरा है, डेट ऑफ बर्थ ये भरी है, आपने अपनी आइडेंटिटी आधार कार्ड डाली है, अपना मोबाइल नंबर ये डाला है, अपनी लोकेलिटी ये डाली है, एड्रेस ये डाला है, सब कुछ आपने भरा है। आप नीचे अपने हाथों से लिखोगे भैया कि हाँ मेरा फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस सब कुछ सही है। यहाँ पे चीजें चेंज नहीं हो सकती। इनमें कुछ गलत भर दिया तो फिर एक काम करो, ठंडी बहुत पड़ रही है, रजाई लेके सो जाना, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भी गलत भर दोगे तो पेपर तो क्या ही दे पाओगे। तो यहाँ अच्छे से चीजें भर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, सबमिट करते हैं और सेंड करते हैं ओटीपी। आप जैसे सबमिट और सेंड करोगे ओटीपी, तुमने जो ईमेल एड्रेस डाला था उसमें एक ओटीपी जाएगा, जो तुमने ईमेल एड्रेस भरा था वो ईमेल में जाके चेक करना और ओटीपी आके यहाँ डाल देना और अपना सिक्योरिटी पिन को डाल देना और वेरीफाई कर देना। जैसे ही तुम वेरीफाई करोगे, तुम्हारे ईमेल में एक और मैसेज जाएगा, उसमें लिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो। और उसी के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख के मिलेगा कि ये रहा आपका एप्लीकेशन नंबर, जाके एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। कहां लॉगिन करेंगे वो अपन देख लेंगे। एप्लीकेशन नंबर तुमको मिल जाएगा और पासवर्ड क्या होगा जो अपन ने बनाया था अभी, संस्कार@123 है ना, वो हमारा पासवर्ड है। तो यहां तक चीजें समझने में कोई दिक्कत है तुमको यहां तक? उसके बाद आके हमको चीजें लॉगिन करना है। यहां तक यहाँ आपको मैसेज लिख के आएगा, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, आपके ईमेल एड्रेस हमने भेज दिया है। उसी के साथ साथ उस एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए और अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ आके लॉगिन करके अपनी और अधिक जानकारी भर दीजिए, अपना पेपर कोड भर दीजिए और आपका फॉर्म खत्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 2-3 मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैंने जिसको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर हमने 2024 में भी एग्जाम भरा था, तो मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर लिया था, क्या मुझे यहाँ पे वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो आंसर है हाँ, ये नया साल है, नया फॉर्म है, आपको वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भले तुमने पिछले साल एग्जाम दिया था या नहीं दिया था। तुमको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन अपन यहाँ पे करते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम में कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए, और ये चीजें अपन ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से ही देख रहे हैं, तो इसमें गलती होने के चांसेस है ही नहीं, मतलब क्योंकि अपन ऑफिशियली देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं, अपन की ऑफिशियल वेबसाइट थी CUTPG-NTA। ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे, उसके बाद जाओगे अपने होम सेक्शन में। होम सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ देखने का वेलकम टू CUTPG, यहाँ जाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जाओगे, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, ये सब तुमने पढ़ के रखा हो, तुम्हारे पास तुम्हारी फोटो है, 10वीं की मार्कशीट है, वो सब है। क्लिक टू प्रोसीड करोगे और बाकी तुमको मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। आधार कार्ड के बाद तुमको अपना नाम भरना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ भरनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा। ईमेल में वेरीफाई करोगे, तुमको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये सब चीजें हमारी
हो चुकी हैं। अब हमको आगे क्या करना है सर? अब हमको आगे क्या करना है, हमको जो एप्लीकेशन नंबर हमारे जो जीमेल में आएगा उसको अपन लिखेंगे, और साथ में हमने जो पासवर्ड बनाया था संस्कार@123, अपन उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे, साथ में सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे लिखेंगे, और अपन लॉगिन कर लेंगे, और हमारा पेज अब लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा बिजी हो और अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हो, तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर के यहाँ तुमको अपना एप्लीकेशन नंबर वापस मिल जाएगा। और अगर तुम पासवर्ड भूल गए तो अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ से देख लेना और पासवर्ड यहाँ से देख लेना, ठीक है? तुमसे तुम्हारा मोबाइल नंबर पूछेगा और ये सब चीजें पूछेगा, बाकी तुमको तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड ये बता देगा। उसके बाद क्या होगा सर, जैसे अपन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लॉगिन करेंगे, मैंने अपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला और यहाँ मैंने पासवर्ड डाला, फिर क्या होगा, मेरा अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाएंगे अपन कहां पर, अब आ जाएंगे अपन अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड मतलब क्या सर, हमको अब अपना एप्लीकेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब अपना एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म करना है। तो जब तुम ऐसे खोलोगे तो तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, और आपका फी पेमेंट भी आपको इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ये दोनों ही आपको इनकम्प्लीट देखने को दिख रहे हैं, ठीक है? आपको दोनों चीजें भरनी है। तो आप क्या करोगे, इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे और उसके बाद आपको अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी भरनी पड़ेगी सर, आओ देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपना कैंडिडेट का नाम भरना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिक भरी हुई मिलेंगी, कुछ चीजें जो आपने पहले भर के रखी थी ना, अभी हमने रजिस्ट्रेशन समय भरा था, अपना एड्रेस और ये सब चीजें भरा था, वो चीज हमको ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपका नाम भरा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक बार अपनी वापस डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ वही भरना जो रजिस्ट्रेशन में भरी थी, आपको ऑलरेडी सेलेक्ट मिलेगी। आपके जेंडर मेल, ठीक है, फीमेल, जो भी भरना भर दीजिएगा। माता जी का नाम, पिताजी का नाम भरा होगा। गार्जियन मोबाइल नंबर, गार्जियन मतलब आपके माता पिता का मोबाइल नंबर या भैया का, ठीक है? बाकी तुमने अपना वाला मोबाइल नंबर पहले ही दे दिया है रजिस्ट्रेशन के समय, तो यहाँ पे हमको उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। नेशनलिटी चूज करोगे कि भैया इंडियन हो, और उसका कैटेगरी चूज करनी है। अगर जनरल कैटेगरी हो तो जनरल चूज करोगे, तो जनरल कैटेगरी अगर आप भरोगे तो आपको और कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आगे बढ़ जाओगे। अगर ओबीसी एनसीएल चूज करोगे तो तुमको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा सर, तुमको बताना पड़ेगा कि भैया मेरी नेशनलिटी इंडियन है। और आप कैटेगरी चूज करोगे जनरल, तो जनरल के बाद आपको आगे कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, जब यहाँ पे चूज करोगे ओबीसी एनसीएल, तो बोलेगा एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो आप बोलोगे हाँ कंफर्म ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है। फिर आपसे पूछेगा आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर क्या है, वो हमको बता दीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर क्या है, कौन सी अथॉरिटी ने आपको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को इशू किया है, और उसी के साथ साथ किस दिन आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को इशू किया गया है, किस दिन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी हुआ है। एक और बहुत बड़ा डाउट आता है सर, मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंटर वाला है या स्टेट वाला है, स्टेट वाला अपलोड करना है या सेंटर वाला अपलोड करना है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ फाड़ के थक गया हूं, सेंटर वाला अपलोड करना है, सेंटर वाला अपलोड करना है, सेंटर वाला अपलोड करना है, ठीक है? क्लियर समझ जाओ, सेंटर वाला सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। सर सेंटर वाला हमारे पास नहीं है, स्टेट वाला कर दें, तो ध्यान रखो स्टेट वाला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना तुमको लास्ट में दिखाने के लिए सेंटर वाला ही चाहिए। पर अभी तुम्हारे पास सेंटर वाला नहीं है तो स्टेट वाला भर दो अपना, पर तुम्हारे पास अभी 4-5 महीने का समय है, तो 4-5 महीने में अपना सेंटर वाला सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है? सेंटर वाला सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि सेंटर वाला सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा आपके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजकीय विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पे आपके सेंटर वाला सर्टिफिकेट ही लगता है। इसको मैं तुमको विथ प्रूफ दिखा देता हूँ, आ जाओ। देखो, सेंटर वाले सर्टिफिकेट में और स्टेट वाले सर्टिफिकेट में फर्क क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, वो सीयूटी वाला जहां से तुमको फॉर्म भरने का मैं बता रहा था, ठीक है? तो तुम पेज नंबर 60 में जाके देखो, ये वही अपन जहां से अपन फॉर्म भर रहे थे अभी, ठीक है? ये सब चीजें है ना, फॉर्म भरने का ये सब देख रहे थे। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जैसे आप अपना एप्लीकेशन में वो कर लोगे, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कंप्लीट दिखाएगा अपना, और उसके बाद आपको आगे एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। जैसे आप आगे भरोगे तो आपको यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे भरा भरा दिखेगा, क्योंकि एड्रेस हम पहले ही भर चुके थे अपने रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद यहाँ पे तुमको अपना नाम भरना पड़ेगा, और अपने यहाँ पे कहाँ गया नाम, ये रहा। अच्छा, नाम वाला ऊपर ही है, ये रहा। प्रेमाइसी सर्टिफिकेट पर आपको ये भरना पड़ेगा, उसका यहाँ पे आपका अपना नाम भरना पड़ेगा जो हम देख रहे थे, ठीक है? अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे हम अपना चूज करते हैं कि हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है और कौन सा हमको किस अथॉरिटी ने इशू किया है। अब कौन सा सर्टिफिकेट इशू करना है, इसी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में चीजें बताई हुई, तुम पेज नंबर 35 पे आ जाना चुपचाप, ठीक है? देखो पेज नंबर 35 पे, ये देखो, ये रहा हमारा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस वालों को मैं बता दूं, उनका कोई स्टेट का और सेंट्रल का अलग सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वही स्टेट का है, वही सेंटर का है, उसको अपलोड कर लीजिए। सेंटर और स्टेट किसका होता है, ओबीसी जो कैटेगरी होती है उनका स्टेट का सर्टिफिकेट अलग होता है, सेंटर वाला अलग होता है। कैसे हमको पता लगेगा सर कि मैं ओबीसी कैटेगरी को, मेरा सर्टिफिकेट सेंटर वाला है स्टेट वाला है? मैं तुमको समझाता हूँ। पहले ईडब्ल्यूएस वाला देख लो, तुम्हारे सर्टिफिकेट में इस फॉर्मेट में ही चीजें लिखी होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में मतलब आपके सर्टिफिकेट में 5 पॉइंट होने चाहिए कि आपके पास 5 एकड़ ज्यादा जमीन नहीं है, आपके पास कोई रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं है 1000 स्क्वायर फीट ज्यादा, आपके पास कोई 100 यार्ड ज्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं है नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में, और आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है 200 स्क्वायर यार्ड का या अबव का, ठीक है? यहाँ पर ये लिखा रहेगा, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफ द ऑफिसर, किसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, तहसीलदार ने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने, कलेक्टर ने, डीएम ने, उसकी सील होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे नेम होगा और यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा, ठीक है? नेम के साथ साथ आपके सर्टिफिकेट में डेट भी लिखी होगी, डेट भी लिखी होगी यहाँ पर कि किस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो जब अपन यहाँ फॉर्म भर रहे थे ना, तो यहाँ पे लिखा था ना कि डेट ऑफ इशू,
किस दिन जारी किया गया है तुम्हारा सर्टिफिकेट, तो तुम ये वाली डेट डालोगे। कौन सी वाली डालोगे सर? ये वाली डेट जो तुम्हारे सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हो तो। ठीक है, अपने बर्थडे की डेट या जिस दिन फॉर्म भर रहे हो वो वाली डेट नहीं डालना है। किस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो वाली डेट डालनी है, तभी ना इनको पता लगेगा तुम्हारा सर्टिफिकेट कितना पुराना है कितना नया है। तो ये वाली सर्टिफिकेट तुमको डेट डालनी है। ठीक है, मैं सभी जी को बहुत आराम समझा रहा हूँ, प्लीज फॉर्म गलत मत भरना यार। ठीक है, फॉर्म भर गलत तुम लोग भरते हो, फिर परेशान हम लोगों को करते हो, खुद भी परेशान होते हो, तो फॉर्म गलत मत भरना। एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना प्रोवाइड करा देता हूँ, मुझसे पूछ लो, पर गलत मत भरो फॉर्म एटलीस्ट। अब आ जाओ अपने ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में ध्यान रखना, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो केंद्रीय है तो आपके सर्टिफिकेट में यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट केंद्रीय सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंट्रल सर्टिफिकेट है, तो बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे भारत सरकार नहीं लिखा होगा, यहाँ पे राज्य सरकार लिखा होगा। अगर मान लो ये सर्टिफिकेट कौन सा है, ये सेंट्रल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे भारत सरकार लिखा हुआ है। अगर सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होता, स्टेट वाला होता ना, तो यहाँ पे मान लो उत्तर प्रदेश का होता तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता, या मध्य प्रदेश सरकार लिखा होता अगर ये मध्य प्रदेश का होता। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, दैट मीन्स तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाला नहीं है, स्टेट वाला है। पर अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, भारत सरकार लिखा है, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट सेंटर वाला है। सिंपल इस भाषा में आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी चीजें लिखी हुई होंगी, फिर आपका सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर कंप्लेंट अथॉरिटी ने। फिर आपके यहाँ पे डेट लिखी होगी किस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है, और एक ऑफिसर की सील होगी। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, अगर तुम ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हो तो तुम यहाँ बताओगे भैया मेरा सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, तो मेरा सर्टिफिकेट किसने जारी किया है आपको, जैसे अगर आपका डीएम ने जारी किया है तो डीएम लिख देना, किसी और ने जारी किया है तो किसी और का नाम लिख देना। ठीक है, और अगर आपका नेम ऑफ द अथॉरिटी पूछेगा तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है अगर स्टेट सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिख देना, सेंटर वाला है तो भारत सरकार लिख देना। ठीक है, उसी के साथ साथ तुमको यहाँ पे क्या लिखना है कि तुम्हारी डेट किस दिन तुम्हारा सर्टिफिकेट जारी किया गया है। मान लो ये वाला जो सर्टिफिकेट है मेरा ओबीसी वाला ये वाला, ठीक है, तो ये मान लो जारी हुआ था 24, ठीक है, 24 जून 2024। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो अपने फॉर्म भरते वक्त कि मेरा सर्टिफिकेट जो जारी हुआ था वो यहाँ मैं लिखूंगा, मेरा सर्टिफिकेट जो जारी हुआ था वो 24 जून 2024 को जारी हुआ था। ठीक है, 24 जून 2024 को जारी हुआ था। ये रहा 24/06 जून और 2024 को जारी हुआ था। ठीक है, जिस दिन जारी हुआ है उस दिन का लिख देना आप लोग। अब अपन बात कर लेते हैं सर ओबीसी एससी एंड एसटी कैटेगरी के बारे में। ठीक है, हमारा सर्टिफिकेट सर कैसे दिखता है और हमको कैसे पता लगेगा हमारा सर्टिफिकेट असली वाला है या नहीं। देखो, एससी एंड एसटी वाले बच्चों के लिए क्या है, आपका सर्टिफिकेट ऐसे कुछ दिखेगा। ये हमारे ओबीसी फॉर्मेट था, हमारे ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, अगर आप एससी एंड एसटी कैंडिडेट हो और आपका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं इसकी फोटो भी सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप में, इस फॉर्मेट में बना हुआ है, तो तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, एससी एंड एसटी कैटेगरी में सेंटर और स्टेट के सर्टिफिकेट कई बार एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं बनते। कई कई राज्यों में, बहुत कम राज्यों में स्टेट का अलग बनता है, राज्य का केंद्र का अलग बनता है, पर ज्यादातर राज्यों में एससी एंड एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक ही होता है, राज्य का भी सेम होता है, स्टेट का भी सेम होता है। ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट बस इस प्रकार दिखना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए। देखो, ठीक है, अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट भी इस फॉर्मेट में है, देखो यहाँ पे एससी एसटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेधड़क अपलोड कर दो। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तब थोड़ी दिक्कत वाली बात है। एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं, सर हमको नया वाला सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। हाँ, अपलोड तो नया वाला ही करना था, पर मान लो तुम्हारे पास 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, अपलोड कर दो। अभी रिजर्वेशन से बाहर मत हो, अपलोड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ध्यान रखना नया वाला बनवा लेना। नए वाले की जरूरत कब पड़ेगी हमको, नए वाले जरूरत पड़ेगी जब अपन काउंसलिंग कराने आएंगे बीएचयू में, और वो होगी हमारी अगस्त सितंबर के समय। तुम्हारे पास अभी 6 से 7 महीने हैं उस समय के लिए, तो ये सर्टिफिकेट बनने में 1 महीना मैक्सिमम लगता है। ठीक है, और उसके बाद भी बीएचयू 2-3 महीने का टाइम दे देता है, तो तुम्हारे पास 7-8 महीने हैं। अगर तुम बनवास अभी अपलोड कर दो, पुराना वाला ही अपलोड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नया वाला बनवा जरूर लेना भाई। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी तुम लोगों को, है ना। साफ साफ अक्षरों में बता रहा हूं मैं, पुराना वाला भी है, अपलोड कर दो, रिजर्वेशन से आओ, बाहर मत हो, क्योंकि अभी नहीं भरोगे तो अब तुमको चला जाएगा, क्राइटेरिया चला जाएगा, फायदा नहीं उठा पाओगे रिजर्वेशन का। पर पुराना वाला है अभी अपलोड कर दो, आगे चल के अभी 6-7 महीने तब तक नया वाला बनवा लेना। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया, ये हमारे एससी एंड एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये हमारे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और ये हमारे गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, ये हमारे सीयूटी पीजी की जो ऑप्शनल वेबसाइट है उसमें सर्टिफिकेट को बताया गया है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ जेएनयू का प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जेएनयू का प्रोस्पेक्टस दिखाता हूँ। देखो, ये जेएनयू विश्वविद्यालय का 2025 का प्रोस्पेक्टस है। जेएनयू ने बताया कि भैया हमारे यहाँ कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे ओबीसी एससी एंड एसटी कैटेगरी में। तुम इसके पेज नंबर 45 में चले जाना, एंड सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट जो सीयूटी ने कहा है ना, वही सेम सर्टिफिकेट भी लगेगा आपके कहाँ पर, जेएनयू में भी लगेगा, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो जैसे हमारे ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है देखो एकदम सेम दिख रहा है,
जैसा हमारे सीयूटी पीजी में है। तो अगर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बना हुआ है तो वही सेंटर है, वही सीट है, अपलोड कर दीजिए। तुम्हारा ओबीसी सर्टिफिकेट में यहाँ पे भी देखना, अगर जेएनयू क्या लिखा हुआ है साफ साफ, ये हमारे एससी एंड एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये हमारे एससी एंड एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इसमें भी देखो वहाँ पे सेम फॉर्मेट में ही चीजें लिखी हुई है, जैसे है ना हमारा जो ये वाला सर्टिफिकेट था ना, इसमें दिखाते हैं, देखो पेज नंबर, देखो हमारे एस सी एन एस टी कैटेगरी में यहाँ पे चीज लिखी हुई थी ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन 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 कॉन्स्टिट्यूशन, जेएनयू वाले में भी देखो सेम चीज लिखी हुई है, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले चीजें लिखी हुई हैं आपके बारे में, वो सब चीजों के बारे में, और वहाँ पे सिग्नेचर है और ऑफिसर की सील लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके राज्य और यहाँ पे डेट लिखी होती है किस दिन आपका वो जारी किया गया है, तो एकदम सेम है। अब मैं तुमको ओबीसी का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जेएनयू का नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हम वही सर्टिफिकेट अपलोड करें, अब एक्सेप्ट करेंगे जिसमें अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, भारत सरकार लिखा है, दैट मीन तुम्हारा सर्टिफिकेट केंद्र वाला है, स्टेट वाला नहीं है, ठीक है। इस चीज को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डाउट आता है, तो मैंने इसको आराम से 4-5 मिनट में तुमको बहुत इत्मीनान से समझा दिया है। अब गलत मत भरना। पुराना तुम्हारे पास स्टेट वाला भी है, अपलोड कर दो, सेंटर वाला बनवा लेना, 6 महीने का समय है। पुराना सेंटर वाला है, अपलोड कर दो, 6 महीने का समय है, नया बनवा लेना, ठीक है। अगर नहीं बनवा सकते तब अपलोड मत करना, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा नहीं बन सकता तब अपलोड मत करना, क्योंकि पुराने वाले में फिर बैंड बजेगी, ठीक। चलो आ जाओ अपना फॉर्म भरते हैं। हमने सब भर दिया, फिर अपन भरेंगे कि हमारा अपना भर देंगे कि हमारी एनुअल इनकम कितनी है, कुछ भी भर देना। आधार कार्ड अपना डाल देना कि आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो डाल देना। अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हो, तो हाँ कर देना, नहीं हो तो ना कर देना, ठीक है। क्या तुम डायबिटिक हो, अगर डायबिटिक हो तो हाँ कर देना, नहीं हो तो ना कर देना। फिर अपन को भरना पड़ता है तुम्हारे 10वीं के तुम पास हो चुके हो, किस साल पास किया, तुम्हारे कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सीबीएसई था, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या था, सीबीएसई बोर्ड था या यूपी बोर्ड था, रोल नंबर क्या था, कितने मार्क्स तुमको मिले थे। इस तरह 12वीं का भर देना, 12वीं कौन से स्ट्रीम में था, आर्ट्स कॉमर्स के किस में था, कौन सा स्ट्रीम था, किस में तुमने वो सब चीजें की थी। फिर अगर तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में अगर तुम लिखोगे कि अगर तुम अपीयरिंग में हो, इस साल छठे सेमेस्टर में हो, तो यहाँ इसको सेलेक्ट करके लिख देना अपीयरिंग, इस साल हम हैं, तो तुमको और कुछ नहीं भरना पड़ेगा। पर अगर तुम लिखोगे मैं पास हो चुका हूँ ग्रेजुएशन, तो फिर तुमको भरना पड़ेगा कहाँ से पास किया, किस साल पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, बीए किया कि बीएससी किया, बीकॉम किया कि क्या किया, ये सब तुमको बताना पड़ेगा। फिर तुम क्लिक कर देना आई एग्री में, ये कैप्चा कोड डाल देना और आगे आ जाना। फिर तुमको भरना पड़ेगा क्या तुम पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हो, अगर आते हो तो भर देना। अगर तुम वार्ड डिफेंस कोटा के अंदर आते हो, मान लो तुम्हारे फादर या घर में मम्मी पापा में से कोई डिफेंस में है, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब डिफेंस के अंदर आते हैं, आर्मी के अंदर आते हैं, अगर आते हो तो भर देना, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, अगर है तो भर देना, ठीक है। क्या तुम कोई कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर हो तो भर देना। क्या तुम्हारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हो तो हाँ कर देना। क्या तुम यूनिवर्सिटी वार्ड एम्प्लॉय कोटा में आते हो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को यूनिवर्सिटी में काम करते हो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, एम्प्लॉय वार्ड में आते हो तो भर देना, ठीक है। नहीं आते हो तो समय ना ना कर देना। फिर यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आती है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ बोलता है कि आप अपना चॉइस भर दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको अपना मतलब पेपर का सेंटर कहाँ पर है। तो मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैंने अपना पहला सेंटर वाराणसी डाल दिया है, फिर मैंने दूसरा सेंटर प्रतापगढ़ डाल दिया है, फिर प्रयागराज डाल दिया है। ये सबसे मेन काम की चीज है। ये सब तो मान लो हमको सेंटर चूज करने हैं, हमारे जो मेन काम की चीज है वो ये है, आपको किसका पेपर देना है सीयूटी 2025 में। ध्यान रखना, यहाँ मैंने भर के रखा हुआ है सीओक्यूपी जनरल 2000, सीओक्यूपी 11, मतलब जनरल एलएलबी वाला पेपर कोड है ये, ठीक है। और अगर तुमको एलएलबी और एमबीए का दोनों को देना है तो तुमको यहाँ पे दो पेपर कोड चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सीओक्यूपी 11 चूज किया है, तुम यहाँ पे एक और पेपर कोड चूज करोगे सीओक्यूपी 12, ठीक है। पेपर कोड अगर गलत भर दिया तो फिर तो दिक्कत है, फिर कुछ भी हो नहीं सकता, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे तुमको पेपर कोड भरना पड़ेगा। और एक और बात जो बार बार चिल्ला चिल्ला के पूछे सर यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे यूनिवर्सिटी चूज ही नहीं करना कहीं पे प्रभु, इस बार नहीं चूज करना, वो पिछले साल तक कार्यक्रम था। पिछले साल यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आता था, इस बार कहीं भी यूनिवर्सिटी चूज नहीं करनी है। तुमको मैं ऑफिशियली समझा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे बताया नहीं आपने। देखो ये हमारा है ऑफिशियली, इसमें खुद ही एनटीए ने कहा भी है कि आपको यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं चूज करनी है, चुपचाप जो आपको दिया गया है उसको भर दीजिए। तो कहीं भी चूज नहीं करना है यूनिवर्सिटी, बस तुमको क्या करना है, अपना बस पेपर कोड सही भरना है। जैसे तुम इसमें एफएक्यूज में जाओगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, डज द कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हिजर चॉइस। क्या कैंडिडेट को अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी? नो, कैंडिडेट मस्ट ओनली सेलेक्ट द टेस्ट पेपर। आपको केवल अपना टेस्ट पेपर कोड भरना है, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं बताना है। तो समझ में आ गया, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैंने सीओक्यूपी 11 चूज किया है, बाद में मैंने एससीक्यूपी 24 चूज किया है, तो ये मेरा एलएलबी का पेपर कोड हो गया। और आप जो सेकंड वाला चूज करोगे, अगर एमबीए वाला भरना है तो आप क्या चूज करोगे, सीओक्यूपी 12, ठीक है। ये दोनों पेपर कोड सही भरना, सही भरना, सही भरना। गलत भर दिए तो फिर काम करना, सो जाना, ठीक है, फिर पेपर मत देना, क्योंकि 100 बार बता दिया है इस चीज को। और आपको नीचे यहाँ पे क्या चीजें भरनी है, अपना एग्जाम सेंटर भर देना। जैसे तुम मान लो मध्य प्रदेश के हो तो जो भी तुम्हारे पास का शहर है उसको भर दीजिएगा, ठीक है।
चलो अब अपन नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर यहाँ तुमसे एक और बार श्योर करके पूछेगा, क्या तुम सच में COQP11 का ही पेपर देना चाहते हो, फिजिक्स का ही पेपर देना चाहते हो, और पेपर का मीडियम क्या है। मीडियम बस यहाँ पे फालतू चीज के लिए पूछा, तुम्हारा जो पेपर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आता है, ठीक है। तो यहाँ तुम पेपर मीडियम भरो ना भरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुमको जो भी सही लगे, हिंदी सही लगता है हिंदी चूज कर देना, इंग्लिश सही लगता है तो इंग्लिश चूज कर देना, ठीक है। तुम्हारा अपने हिसाब से उसकी मर्जी है, उसको चूज कर लेना। पर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ एक बार वापस चेक कर लेना कि हाँ क्या मैंने MBA का ही पेपर भरा है, क्या मैंने LLB का ही पेपर भरा है। और अगर तुमने गलत भरा हो तो पीछे जाके सही कर लेना, ठीक है। मान लो तुमने गलत भर दिया तो यहाँ आके तुम सही कर लेना, यहाँ MBA का भर देना, यहाँ LLB का भर देना। फिर अपना पेपर मीडियम सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश हिंदी तुमको जो चूज करना होगा, कैप्चा डाल देना, और कैप्चा डालने के बाद आगे आ जाना। अब यहाँ पे तुमको अपनी फोटो भरनी पड़ेगी। देखो मैंने कहा था ना केवल 3 चीज अपलोड करनी है, फोटो, सिग्नेचर और तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में क्यों बोल रहा था, क्योंकि हमारा जो हमको 10वीं 12वीं की डिटेल भरनी थी, रोल नंबर भरना था, वो हम देख के भर देते अपने 10वीं 12वीं से। यहाँ तो अपनी 200 KB की फोटो अपलोड कर देना, सिग्नेचर अपलोड कर देना 200 KB का, और कैटेगरी अपलोड कर देना, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, चाहे नया वाला हो चाहे पुराना वाला हो अपलोड कर देना, ठीक है। स्टेट का हो सेंट्रल का हो अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 6 महीने का समय है तुम्हारे पास, तब तक नया वाला बनवा लीजिएगा। फोटो अगर तुमको रीसाइज करना नहीं आ रहा है 200 KB के अंदर कैसे करें, तो एक वेबसाइट आती है IM Resizer, IM Resizer, ठीक है। IM Resizer वेबसाइट में जाना, इसको ओपन करना, ठीक है। यहाँ पे अपनी फोटो सेलेक्ट करना, जैसे मान लो मैं कोई फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट की, ठीक है। इसको ओपन करना। अब इसको ओपन करने के बाद तुम यहाँ क्या करना, यहाँ पे डाल देना कि कितना तुमको साइज चाहिए फोटो का। तो यहाँ जैसे ना साइज मैं डाल दूंगा कि मेरे को इसका एक काम करो 150 KB के अंदर बना के दे दो। अब जैसे मैंने 150 KB के अंदर बोला कि मेरे को फोटो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डाउनलोड के ऑप्शन में चला जाऊंगा, और ये जो मेरी फोटो है मुझे 150 KB के अंदर मिल जाएगी। ये देखो 137 KB के अंदर मुझे मेरी फोटो मिल गई वहां पर, ठीक है। ये देखो मेरी फोटो कितनी हो गई, 137 MB की मेरी फोटो हो गई, और ये रिसाइज हो गई, ठीक है। तो आसानी से खुद ही कर सकते हो, मोबाइल में ही कर सकते हो, कहीं कैफे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये कर दोगे तो फाइनली फिर आपको क्या करना है, जब आप ये कर दोगे तो फाइनली फिर आपको पूछेगा अपना मोबाइल नंबर एक बार वेरीफाई करिए। तो आपने जो मोबाइल नंबर अपना पहले दिया था रजिस्ट्रेशन के समय, आप वही मोबाइल नंबर अपना देंगे, और उसको देने के बाद आपको मोबाइल नंबर में OTP आएगा। OTP को देने के बाद तुमको क्या करना है सर, पेमेंट करना है। पेमेंट तुमको दिखा देता हूं मैं, ये देखो यहाँ पे आपको पेपर कोड भरना था, पेपर कोड भरने के बाद अपना 10वीं 12वीं कैसे तो हम भर ही चुके हैं। फिर अपन अपनी फोटो अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे अगर जनरल कैटेगरी के हो, अगर तुम OBC NCL EWS से आते हो तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना, अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर में जो OTP आएगा OTP को डालना, सेंड OTP करना। सेंड OTP करने के बाद तुमको पूछेगा चलिए पेमेंट करने का वक्त आ गया है, अपना मोबाइल का OTP डाल दोगे, फिर तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कहाँ से कर सकते हो, अच्छा हाँ, ये करने के बाद तुमको पूरा फॉर्म दिखाया जाएगा कि भैया आपने ये भरा है, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप पूरा चेक करते हो और सब कुछ सही है तभी फाइनल सबमिट करना। अगर तुमको लगता है कुछ दिक्कत है तो बैक करके जाकर उसको सुधार लेना, ठीक है। 100 बार पूछा जा रहा है कि तुमको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक करना, एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो कुछ भी बदल नहीं सकता, फिर बैठे रहना, ठीक है। फिर फाइनली आपको बोलेगा कि हाँ, फिर आपसे पूछेगा कि आपने अपना नाम, अपने मम्मी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना कोर्स, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, फादर नेम, एड्रेस, एग्जाम सिटी सब कुछ सही भरा। आप बोलोगे हाँ मैंने सब कुछ सही भरा, एग्री करोगे, फाइनल सबमिट करोगे, और उसका तुम क्या करोगे, अपना पेमेंट करोगे। चाहे तुमको UPI करना है UPI से पेमेंट कर देना, जिससे पेमेंट करना है उसे पेमेंट करना। सर पैसा कितना लगेगा, अगर तुम 2 पेपर भरोगे या चाहे एक पेपर भरो 1400 रुपये लगेगा। अगर तुमको 3 पेपर भरने हैं तो 2100 रुपये लगेगा। अगर 4 पेपर भरने हैं तो 2800 रुपये लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम तुम 4 पेपर ही भर सकते हो, ठीक है। तो तुमको इतना 1400 भरना पड़ेगा पहले 2 पेपर के, एक और पेपर भरोगे तो 2100, एक और पेपर भरोगे तो 2800, और आपका पेमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया और आपका पूरा फॉर्म भर चुका है, बधाई हो आपको, ठीक है। एंड फॉर्म भरने में अब मेरे ख्याल से ना कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कोई समस्या आ रही होगी, ना किसी और चीज़ को लेकर कोई समस्या आ रही होगी। मैंने एक एक चीज़ को बहुत आराम से समझाया है। प्लीज़ अपना फॉर्म गलत मत भरिएगा, क्योंकि फॉर्म गलत भरने के बाद आप लोग बहुत टेंशन में आते हो कि सर हमारा फॉर्म गलत हो गया है। तो फॉर्म गलत जिनका हो गया है उनको तो हम बताते हैं कि एडिट का ऑप्शन आएगा तो सुधार लेना, पर फॉर्म सही भरो तो ये चीज़ें टेंशन आएंगी ही नहीं हमारे ऊपर, ठीक है। लास्टली अगर आप चाहते हो सर कि कोई बेस्ट जगह बता दिए जहां से हम तैयारी कर सकें, तो भैया तुमको स्टडी कैपिटल के अलावा कोई अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, क्योंकि CUT PG में हम नंबर 1 है, एंड नंबर 1 फॉर अ रीजन है, ठीक है। क्योंकि CUT से पहले भी हम लोग PHU DU JNU में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं पे होते थे। CUT के बाद भी ये चीज़ हमसे कोई छीन नहीं पाया, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आज भी स्टडी कैपिटल से हो रहे हैं। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, एंड हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है 1999 रुपये में। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगे। ध्यान रखना, हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि 2 महीना बचे हुए हैं, तो 300-400 लेक्चर नहीं देंगे, ठीक है। आपको मैक्सिमम 60 लेक्चर दिए जाएंगे, बहुत क्वालिटी लेक्चर्स दिए जाएंगे। अगर आप वो 60 लेक्चर अच्छे से कवर कर लेते हो, स्टडी मटेरियल बढ़िया से पढ़ लेते हो, तो नो डाउट आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी क्रैक करके ले जाओगे, क्योंकि आपको जो पढ़ाने वाले मेंटर्स हैं उन्होंने खुद एग्जाम को बार बार क्लियर किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोई बहुत पुराने कोई बाबा पढ़ा रहे हैं आपको,
एग्जाम को कैसे क्लियर करते हैं, पेपर की डिमांड क्या है, आपको हर एक मेंटोर पढ़ाएगा। एंड जो मेंटोर्स आपके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, जेएनयू से पहली बार तो पढ़े हुए हैं, एंड सीयूटी पीजी का एग्जाम आपके साथ बहुत बार क्रैक करके रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो बहुत आसान है आपको चीजें बताना। मतलब हमारा सिलेक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हमको चीजें पता है कि क्या पेपर की डिमांड है ना। तो आपको 1999 में चीजें मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, पीवाईक्यू फ्री मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा मान लो लाइव नहीं अटेंड कर पाए। प्लस आपके जो मेंटर्स होंगे आपके पास उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, डायरेक्टली आप उनसे बात कर सकते हो। या जो सेमिनार्स होंगे या गूगल गूगल मीट में जो मीटिंग्स होंगी उसमें आप लोग डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। लास्टली अपना मैं वादा पूरा कर देता हूँ। वादा क्या है सर, पीवाईक्यू आपने प्रोवाइड कराने के लिए बोला था, तो ठीक है, एक काम करो, इतनी मेहनत के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको हर बार काम की अपडेट आके मैं ही देता हूँ, तो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सेकंड, अब आपको हमारा स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस टेक्निकल टीम के नंबर पे फोन लगा सकते हो, 9336257345, ठीक है। चलो, अब तुमको पीवाईक्यू चाहिए तो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है। उसमें ऑलरेडी 3225 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 3225 बच्चे, ठीक है। एंड इनको 2023 के, 2022 के और 2025 का जो सीयूटी का अपडेटेड सिलेबस है ऑलरेडी फ्री में दिया जा चुका है। एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जैसे तुम ज्वाइन करोगे। ये पब्लिक चैनल है तो यहाँ पे आप कोई भी आपका नंबर नहीं देख सकता, पब्लिक चैनल तो प्राइवेसी आपकी पूरी मेंटेन की गई है, कोई आपको मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारा ही स्टडी कैपिटल का चैनल है, 3000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ध्यान रखो, अगर 3000 लोगों ने ज्वाइन करके रखा है तो कुछ तो काम की चीज होगी तभी ज्वाइन करके रखा हुआ है। और काम की चीज क्या थी, जितने बच्चों ने ज्वाइन करके रखा था एक भी लड़के ने या एक भी सीयूटी एस्पिरेंट ने फॉर्म गलत नहीं भरा है, क्योंकि हमने गलत करने का मौका ही नहीं दिया, सब चीज पहले इन्फॉर्म कर दी है। तो आपको 2022 के, 23 का, 2025 का जो सिलेबस है वो आपको हमारे स्टडी कैपिटल के यूट्यूब, ये जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो अभी ज्वाइन कर लो। सिर्फ यहाँ पे तुमको पीवाईक्यू नहीं, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट तुमको पहले यहाँ पे बता दी जाएगा, तो तुमको कभी दिक्कत लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में ऑलरेडी तुम्हारे चैनल में तुमको बता दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, मैं वीडियो आके बना दूंगा, ठीक है। अब सर आपने बात 2024 की पीवाईक्यू की थी, उसका क्या हुआ, तो उसके लिए क्या करना, एक व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, तुमको पीवाईक्यू सेंड कर दिए जाएंगे एक दिन के अंदर। 9198451120, ठीक है, 451120, इस पे मैसेज कर देना। इसमें मैं आपको 2024 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। विद इन एक दिन के अंदर आपको पीवाईक्यू सेंड कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर तुमको फॉर्म भरने में कोई और दिक्कत आ रही है, या तुमको कोई सीयूटी पीजी के बारे में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत आ रही है, या तुमको ये पूछना सर मैंने एमएससी करके रखा हुआ है, क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकता हूँ, थोड़े बहुत ऐसे डाउट आते हैं ना हमारे मन में कि सर मैंने एमएससी करके रखा हुआ है, क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकता हूँ, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएचयू का, बीएड के लिए कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा। ऐसे जो भी डाउट्स हैं आप मैसेज करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, तो जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा, एकदम सही आपको सटीक गाइडेंस मिल जाएगा। पीवाईक्यू तो तुमको ऑलरेडी मैसेज करते ही मिल जाएंगे, वो हमारी टेक्निकल टीम ही सेंड कर देगी। तुम्हारे जो डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई मैं खुद कर दूंगा। अगर मेरे बस के रिप्लाई नहीं होंगे तो मैं आपके जो मेंटर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो एमएससी एग्रीकल्चर का डाउट आया तो मैं शैलेश सर से पूछ लूंगा, एमए हिंदी का डाउट आया तो मैं विपुल सर से पूछ लूंगा, तो तुमको एक्जैक्टली चीजें वहां पे मिल जाएंगी। लास्टली तुमको 2023 के पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दी है, 22 के प्रोवाइड करा दिए हैं, 24 का प्रोवाइड करा दिया है। चैनल तक तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक और चीज, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल तो गलती से भी मत ऐसा मिस करना कि तुम ना ज्वाइन करो, पाप लगेगा अगर नहीं ज्वाइन किया तो, ठीक है। एंड बाद में पछताओगे, क्योंकि तुमको सब चीजें फ्री मिल रही है, तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है भैया, सिर्फ ज्वाइन करके रखना है व्हाट्सअप चैनल। घर बैठे तुमको जानकारी मिलती रहेगी सीयूटी पीजे के बारे में। अभी के लिए इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। एमबीए के टॉप कॉलेजेस, एमबीए का सिलेबस रिलेटेड चीजें, एमबीए का सिलेबस में मोस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स और एमबीए का सिलेबस में कैसे हमको चीजें कवर करनी है, ये सभी के ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एमबीए के टॉप 10 कॉलेजेस के साथ। और तुम कौन सा कॉलेज चाहते हो जिसके ऊपर मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊँ, बीएचयू या या आपके ट्रिपल आईटी लखनऊ या आपके टेस्ट या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, किसके ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।